दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के करीबन 12 बजे मैंने घर लौटने का मन बना लिया। वैसे भी दिन भर में 2500 की कमाई हो गई थी, तो अभी मैं कैब को घर की तरफ मोड़ ही रहा था कि तभी किसी ने आवाज देते हुए कहा, अरे कैब वाले भैया, चित्तौड़ स्टेशन चलोगे क्या? मैं उस आदमी की आवाज पर रुक तो गया, पर चित्तौड़ स्टेशन 40 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैंने उस आदमी को मना कर दिया। अभी मैं वहां से निकलता कि तभी मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और जब कॉल उठाया तो एक मोहतरमा ने मेरा नाम पूछते हुए कहा, आप अभिलाष जी हैं ना, कैब ड्राइवर? उस मोहतरमा के मेरा नाम लेते ही मैंने कहा, जी हाँ, मैं अभिलाष ही हूँ। पर आप कौन? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे जवाब देते हुए कहा, मुझे आपका नंबर बलेश्वर जी ने दिया है। वो क्या है कि मैं अभी ट्रेन में हूँ और मेरी ट्रेन रात के 1:30 बजे चित्तौड़ स्टेशन पहुँचेगी और मेरे पास थोड़ा सामान भी है, तो आप अगर मुझे लेने आ जाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे भी मुझे सोन विहार सेक्टर 4 जाना है, आपके घर से 2-3 किलोमीटर ही है। मैं हैरान था कि उस मोहतरमा को मेरा पता भी मालूम था, चूंकि बलेश्वर काका ने मेरा नंबर दिया था तो ऐसे में मना भी नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने हाँ कह दिया। उस मोहतरमा के कॉल काटते मुझे याद आया कि अभी एक आदमी ने चित्तौड़ स्टेशन जाने की बात की थी। ये याद आते ही मैं कैब से नीचे उतरा और उस आदमी को आवाज देते हुए बोला, चलो भाई साहब, मैं आपको चित्तौड़ स्टेशन छोड़ देता हूँ। मेरे आवाज लगाते ही वो आदमी जो अभी भी रोड के किनारे पर खड़ा था मेरे आवाज देते ही मुस्कुराया और अपना बैग लेकर भागते हुए आया और कैब में बैठ गया। कैब में बैठते उस आदमी ने पूछा, आपने अपना इरादा कैसे बदल दिया? जिस पर मैंने कहा, वो एक अर्जेंट पिकअप मिला है चित्तौड़ स्टेशन का, तो जब वहीं जाना है तो सोचा कि आपको भी लेता चलूं। और इस तरह हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। चूंकि रात के 12 बज ही चुके थे तो ऐसे में पूरा हाईवे खाली था और मैं फर्राटे से कैब को 80 से 100 के बीच में भगाए जा रहा था। फिर इसी बीच जब मैंने उस आदमी से पूछा कि आपकी ट्रेन कितने बजे की है, तो उस आदमी ने बताया कि मैं कोई ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहा। वो क्या है कि आज के दिन चित्तौड़ स्टेशन पर एक रहस्यमय भूतिया ट्रेन आती है, उसी को देखने और कुछ जानकारी हासिल करने के लिए मैं चित्तौड़ स्टेशन जा रहा हूँ। उस आदमी की ये भूत वाली बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे हैं और मॉडर्न भी लग रहे हैं, पर इसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे ही ले लीजिए, मैं पिछले 20 साल से कैब चला रहा हूँ और इन बीते 20 सालों में ना जाने में कहाँ कहाँ से ही गुजरा हूँ, पर कभी भी भूत नहीं दिखा। मेरे इतना कहते उस आदमी ने मुझे जवाब देते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है कि आपका सामना कभी भूतों से नहीं हुआ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भूत होते ही नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आज आपको भूत दिखा सकता हूँ, पर अगर आपने हाँ बोला तो फिर आपको हर रोज भूत दिखेंगे। इतना बोलकर वो आदमी जोर से हंसने लगा। वहीं मैं थोड़ा घबरा गया और मेरी घबराहट की वजह थी उसके आंखों की चमक, जो बता रही थी कि वो जो भी कह रहा है वो 16 आने सच है। पर इसके बावजूद मैं मूर्खता का परिचय देते हुए उस आदमी से बोला, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दिखाइए, आखिर मैं भी तो देखूं कि भूत होते कैसे हैं। मेरे मजाकिया अंदाज में जवाब देते ही वो आदमी समझ गया कि भले ही मेरी जुबान पर हाँ है, पर अंदर से तो मैं ना ही बोल रहा हूँ। इसलिए उस आदमी ने आगे कहा कि आप इन सब चक्रों में ना ही पड़ो तो बेहतर रहेगा। वैसे भी ये चीजें जितनी दूर रहें उतनी अच्छी होती हैं। वो आदमी मेरे भले के लिए ही मुझे ऐसे झमेले से दूर रहने को कह रहा था, पर मेरी उल्टी खोपड़ी अपनी सेखी बघाड़ने के चक्कर में मैं जिद पकड़ कर बैठ गया और उस आदमी से बोला, भाई साहब, अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब आपको अपनी बात की लाज तो रखनी पड़ेगी। मेरे बार बार उकसाने के चलते वो आदमी भी मान गया और बोला, चलो फिर स्टेशन पर ही तुम्हें भूत दिखाता हूँ। ये बोलकर वो आदमी खामोश हो गया और वहीं दूसरी ओर मैं कैब ड्राइविंग करते हुए ये सोचने लगा कि अब स्टेशन पर क्या होगा। फिर करीबन 1 बजे हम चित्तौड़ स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचते वो आदमी कैब से नीचे उतरा और किराए के पैसे देकर बिना कुछ बोले चला गया। फिर उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली और मनी मन ये सोचने लगा कि
मैं फिजूल में डर रहा था। खैर अपने मन की मुस्कान के साथ मैंने कैब को पार्किंग में लगाया और स्टेशन के भीतर दाखिल हुआ। चूंकि रात के 1 बज रहे थे तो ऐसे में ज्यादातर स्टेशन के हिस्सों में खामोशी ही थी। कुछ लोग प्लेटफार्म के बेंचों पर सो रहे थे तो कुछ प्लेटफार्म पर पिन्नी बिछाकर अभी 1:30 बजने में टाइम था। तो ऐसे में मैं भी वहीं प्लेटफार्म पर बैठने लायक साफ जगह देखकर बैठ गया। अब मैं बैठा ही था कि तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसे मैं लेकर आया था। वो स्टेशन के आखिरी छोर पर था, वो भी पटरियों पर, जहां से वो कुछ उठाकर अपने बैग में डाल रहा था। फिर करीबन 5 मिनट बाद वो आदमी प्लेटफार्म पर वापस लौट आया और वहीं लेट गया। उस आदमी की हरकतें मेरे समझ से बाहर थी। अभी मैं बड़े गौर से उस आदमी की हरकतें देख रहा था कि तभी मुझे उस मोहतरमा का कॉल आ गया जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। फोन उठाते ही वो औरत बोली, मैं बस से पहुंचने वाली हूँ, आप प्लेटफार्म पर ही रहना। इतना बोलकर उस मोहतरमा ने कॉल काट दिया। अभी मैं मोबाइल अपनी जेब में रख रहा था कि तभी वो आदमी जो मेरे साथ आया था एकदम से मेरे सामने आ गया और मुस्कुराते बोला, तुम्हें तो भूत देखना था ना, पर तुम्हारे पीछे तो लाके लग गया है। हो सकता है कि ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो। दोस्तों उस आदमी की बात से मैं काफी ज्यादा डर गया था, पर मैंने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया और अपने डर को छुपाते हुए उस आदमी से बोला, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा भाई साहब, मुझे मालूम है आप सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं है। मैं अभी उस आदमी को जवाब ही दे रहा था कि तभी उसने बोला कि जिस औरत ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है वो औरत कब की मर चुकी है और उसकी लाश पर लाके का कब्जा है। अगर तुम उस औरत को लेकर यहाँ से निकले तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बलेश्वर काका से पूछ लो, उन्होंने सच में किसी औरत को नंबर दिया था। उस आदमी के इतना सब कहते ही मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने तो ना ही उस औरत के बारे में कुछ बताया था और ना ही बलेश्वर काका के बारे में। फिर इतना सब कुछ इस आदमी को कैसे मालूम? यही सोचकर मैंने बलेश्वर काका को कॉल किया, पर उनका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। ऐसे में उनसे बात नहीं हो पाई। पर वो आदमी जो मुझे आने वाले खतरे से सावधान करने की कोशिश कर रहा था, फोन ना लगने पर बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अपनी सुरक्षा के लिए तुम उस औरत से किराए के तौर पर उसका एक बाल मांग लेना। अगर वो बाल ना दे तो तुम उसे अपने खुले बालों को बांधने को कहना। वैसे तो वो अपने खुले बालों को बांधने की जगह तुम्हें एक बाल तोड़कर दे देगी। अगर वो ऐसा करती है तो तुम उस बाल में 3 गांठें मारकर अपनी जेब में रख लेना, फिर कैब में बैठना। पूरे रास्ते वो औरत तुमसे यहाँ वहाँ की बातें करना चाहेगी। हो सकता है वो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी कुछ ऐसी बात करे जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता, पर तुम अपना मुंह बंदी रखना और जब उस औरत की मंजिल आ जाए तो कैब रोकना और उसके उतरते ही इंतजार करना कि वो चली जाए। अगर वो औरत कैब रोकने के बाद भी कैब से ना उतरी तो तुम वो उसका बाल अपनी जेब से बाहर निकालना और अपने दांतों के बीच रखकर उसे चबाने लगना। तुम्हारे ऐसा करते ही वो दर्द से चीखने लगेगी और तुरंत ही कैब से नीचे उतरकर भाग जाएगी। और फिर उसके बाद कैब से उतरते ही तुम भी वहां से फौरन ही निकल जाना और जब घर पहुंच जाओ तो वो बाल मुंह से निकालकर किसी भारी चीज के नीचे रख देना। अगर तुम ये कर पाए तो आगे क्या करना है वो तुम्हें मैं मिलकर बताऊंगा। दोस्तों इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया और उसके जाने के बाद मैं इस असमंजस में पड़ गया कि आगे क्या करूं। उस आदमी की बात मानकर चुपचाप लौट जाऊं या फिर उसकी बात को नजरअंदाज करके उस मोहतरमा से मोटा किराया वसूल करूं। अभी मैं इन्हीं 2 विचारों में उलझा हुआ था कि तभी एक ट्रेन दंदनाती हुई स्टेशन पर दाखिल हुई। उस ट्रेन के प्लेटफार्म पर लगने के कुछ ही देर बाद एक मोहतरमा ने मुझे आवाज देते हुए कहा, कैब वाले भैया इधर देखो। उस मोहतरमा की आवाज सुनते ही जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो ट्रेन की बोगी के गेट पर खड़ी मुझे बुलाती हुई नजर आई और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उस मोहतरमा के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे, साथ ही वो बहुत ही खूबसूरत भी थी। मेरे ट्रेन के गेट पर पहुंचते ही उस औरत ने बोला, आप ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सामान उतारने में मेरी मदद करिए। उस वक्त ना जाने मुझे ऐसा क्या हो गया था कि मैं चुपचाप उसकी बात माने जा रहा था। मैंने उसका बैग भी उठाया और कैब की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे वो मोहतरमा भी आने लगी थी। जैसे ही मैंने कैब में उसका बैग रखा तो वैसे ही बलेश्वर काका का फोन आ गया और जब मैंने उन्हें उस मोहतरमा के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को मेरा नंबर नहीं दिया है।
अब ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, जिसके चलते मुझे उस आदमी की बात याद आ गई। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि इस मोहतरमा को कैसे मना करूं कि तभी वो मोहतरमा बोली, जल्दी करो भैया, देर हो रही है। वैसे तो वो मोहतरमा आम इंसान ही लग रही थी, पर उसकी खुली जुल्फें बार बार मेरे जहन में खौफ पैदा कर रही थी। पर किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और उस मोहतरमा से कहा, चलने से पहले किराए की बात कर लेते हैं। मेरे इतना कहते उस मोहतरमा ने एक नोट की मोटी गड्डी मेरे ओर बढ़ाते हुए बोली, ये लो तुम्हारा किराया। उस नोट की गड्डी देखकर मेरी आंखें चमक उठी, पर मुझे पता था कि ये चमक कल सुबह की रोशनी देखने नहीं देगी। लिहाजा मैंने उस मोहतरमा से कहा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आप बस अपने इन खुले केसों को बांध लें, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। इतना कहते वो मोहतरमा बोली, ये क्या बात हुई भला, वैसे भी मैं अपने बालों को कभी नहीं बांधती, तो आज क्यों बांधूं? उस मोहतरमा के इनकार करते ही मेरा शक पुख्ता हो गया, और शक के पुख्ता होते ही मेरा दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। पर मैंने थोड़ी और दिलेरी दिखाई और उस मोहतरमा से बोला, ठीक है, फिर आप मुझे अपना एक बाल तोड़कर मुझे दे दो, उसे ही मैं कैब का भाड़ा समझ कर रख लूंगा। मेरे एक बाल तोड़कर देने वाली बात पर वो मोहतरमा थोड़ा खिसिया गई और थोड़ा भड़कते बोली, तुम क्या कोई तांत्रिक वांत्रिक हो जो मेरे बाल के पीछे पड़े हो? चुपचाप से चलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके भड़के हुए रूप को देखकर मैं अंदर से कांप तो रहा था, पर बात जान की थी तो मैं अपनी बात पर डटा रहा और उस मोहतरमा को साफ कह दिया कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उन्हें ड्रॉप नहीं करूंगा। कुछ और देर की बहसबाजी के बाद वो मोहतरमा मुझे अपना एक बाल तोड़कर देने को तैयार हो गई, और फिर जैसे उस मोहतरमा ने मुझे अपने सर का एक बाल दिया तो मैंने फौरन ही उसमें उस आदमी के कहे अनुसार 3 गांठ मारकर अपनी जेब में रख लिया। यूं तो मैं चाहता था कि वो मेरी बात न माने और चुपचाप चली जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब तक मैंने उस आदमी की हर बात को अच्छे से मन में बैठा लिया था। फिर जब मैं उस मोहतरमा को लेकर चित्तौड़ स्टेशन से बाहर निकला तो कुछ दूर आते ही वो मोहतरमा यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। जैसा कि उस आदमी ने मुझे पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। साथ ही मैं कैब को मैक्सिमम स्पीड पर चला रहा था ताकि मैं मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाऊं। वहीं दूसरी तरफ वो मोहतरमा मुझसे बात करने की पूरी कोशिश किए जा रही थी। फिर जब उसे लगा कि मैं उसकी बात में नहीं आने वाला तो उसने अगला दाव खेला और मुझसे बोला, सामने देखो, ये तो तुम्हारी बेटी गौरी है ना? उसके ये कहते जब मैंने सामने देखा तो सच में मुझे मेरी बेटी हाईवे के बीचों बीच खड़ी हुई नजर आई। अभी मैं यही सोच रहा था कि गौरी यहाँ पर कैसे आ गई कि तभी वो मेरी कैब से जोर से टकरा गई और मैं अपनी ही बेटी को रौंदते हुए आगे निकल गया। अब तक मेरे आंखों में आंसू भी भर आए थे, पर मुझे इतना मालूम था कि मेरी बेटी घर पर सही सलामत है। उस मंजर से मैं अभी बाहर भी नहीं आया था कि मुझे कुछ बदमाश नजर आए जो किसी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अभी मेरी नजर उन पर पड़ी ही थी कि तभी पीछे बैठी मोहतरमा बोली, अपनी बीवी को नहीं बचाओगे? उस मोहतरमा के ये कहते जब मैंने गौर किया तो वो औरत जिसके साथ गुंडे जबरदस्ती कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी कंचन थी। पर मैं फिर भी नहीं रुका और सीधे कैब वहीं रोकी जहां पर उस मोहतरमा को उतरना था। मैं उसके कैब से उतरने का इंतजार करने लगा, और फिर जब वो नहीं उतरी तो मुझे लगा कि वो ऐसे नहीं जाएगी, और ये सोचकर जब मैंने जेब से उसका बाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो वो एकदम से गायब हो गई। उसके गायब होते ही मैं घर पहुंचा और उस बाल को संदूक के नीचे रख दिया, जिसके बाद से आज तक वो मोहतरमा नजर ही नहीं आई, और मेरी बीवी और बच्चे भी अब ठीक हैं। अगर उस रात वो आदमी नहीं मिलता तो दोस्तों शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ आज की एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र मेहरा है। मैं एक पत्रकार हूँ, या शायद कहना चाहिए एक ऐसा इंसान जो अब सिर्फ अपनी कहानियों के सहारे जी रहा है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कोई खबर नहीं, कोई लेख नहीं है, ये मेरी आप बीती है। एक ऐसी रात की कहानी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं नहीं जानता कि आप इसे पढ़कर क्या सोचेंगे। शायद आप इसे एक काल्पनिक कहानी समझेंगे, शायद इसे एक पागल आदमी की बकवास, लेकिन मेरे लिए ये सच है, उतना ही सच जितना कि मेरे सीने में धड़कता हुआ ये दिल। दोस्तों, ये बात उस रात की है जब मैं देहरादून से कोलकाता जा रहा था। साल था सन 2025 और महीना था मई का।
गर्मी भी उस वक्त अपने चरम पर थी, लेकिन उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंड भी थी। मैंने अपनी सीट स्लीपर कोच की S4 बोगी नंबर 23 पर तुरंत ही कब्जा कर लिया था। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा बैग भी था जिसमें कुछ कपड़े, मेरा लैपटॉप और माया की एक पुरानी तस्वीर थी। जी हाँ दोस्तों, माया, मेरी पत्नी, वो जो अब इस दुनिया में नहीं थी। तभी ट्रेन रात के ठीक 10 बजे देहरादून स्टेशन से चली। मैं उस वक्त खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। अंधेरा इतना घना था कि शीशे में सिर्फ मेरा चेहरा ही दिख रहा था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर वो थकान थी जो सिर्फ जिंदगी से हारने वालों के पास होती है। मैं उस रात एक असाइनमेंट के लिए कलकत्ता जा रहा था, कुछ स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार की खबर पर काम करने के लिए। लेकिन सच कहूं तो मुझे उस खबर से कोई मतलब ही नहीं था। मैं बस भाग रहा था अपनी माया की यादों से, अपने खाली घर से और शायद खुद से। बस यही एक वजह थी जिससे कि मैं दूर जाना चाहता था। पर बोगी में माहौल वैसा ही था जैसा हर स्लीपर कोच में होता है। कुछ लोग खाना वगैरह खा रहे थे तो कुछ मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे और कुछ पहले से अपनी बर्थ पर सोने की कोशिश कर रहे थे। मेरे सामने वाली सीट पर एक मोटा सा आदमी बैठा था जिसने अपनी शर्ट के बटन खोल रखे थे और वो पसीने से तरबतर था। वो बार बार अपने फोन पर किसी से बहस कर रहा था, कह रहा था, हाँ भाई माल तो पक्का है लेकिन पेमेंट पहले चाहिए। पर मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। मेरे बगल में एक औरत भी थी, शायद वो 40 से 45 साल की होगी, जो अपनी बेटी के साथ थी। एक छोटी सी बच्ची जो बार बार अपनी माँ से पूछ रही थी कि मम्मी हम कब पहुंचेंगे। वहीं एक और बोगी के एक कोने में एक साधु भी बैठा था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वो उसकी गोद में फैल रही थी। उसने भगवा रंग के कपड़े भी पहने हुए थे और उसके गले में एक मोटी सी रुद्राक्ष की माला थी। वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें कुछ था, एक ऐसी चमक जो मुझे बेचैन कर रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देखता और फिर अपनी माला को उंगलियों में घुमाने लगता। लेकिन फिर कुछ देर के बाद रात के 11 बजे एक टीटी आया जिसका नाम था रमेश बाबू। मोटा सा चश्मा और चेहरे पर वो मुस्कान जो हर टीटी की पहचान होती है। उसने सबके टिकट चेक किए और मेरे पास आकर बोला, साहब आपका टिकट तो कंफर्म है, लेकिन ये बैग थोड़ा नीचे रख लीजिए, स्पेस चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। ये सुनते ही मैंने हल्के से हंसकर अपना बैग नीचे सरका दिया। तभी उस टीटी ने फिर पूछा, कहाँ पर जा रहे हैं आप? तभी मैंने बोला कि जी कलकत्ता। अभी वो कुछ और कहने वाला था कि तभी बोगी के दूसरे छोर से किसी ने उसे पुकारा और वो टीटी वहां से चिल्लाते हुए चला गया। अब रात भी गहराने लगी थी और बोगी की लाइट्स भी धीमी हो गई थी और अब सिर्फ नीली रात वाली लाइट ही जल रही थी। उस वक्त मैंने अपनी बर्थ पर लेटने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी, जिस वजह से खिड़की पर पानी की बूंदें टपक रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, मानो जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी मैंने सोचा शायद बोगी के किसी कोने में कोई खाना छोड़ गया होगा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब सा लगा। बोगी में एकदम सन्नाटा सा छा गया था, ना कोई खर्राटे की आवाज और ना तो बच्चे की आवाज और ना ही मोबाइल की टिक टिक की आवाज थी। तभी मैंने उठकर इधर उधर देखा तो सब लोग सो रहे थे, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ थी। तभी मैंने उस मोटे से आदमी की ओर देखा जो मेरे सामने बैठा था। वो अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, यानी कि वो पलक भी नहीं झपक रहा था। उसका मुंह भी थोड़ा खुला हुआ था और उसकी छाती, वो तो बिल्कुल भी हिल ही नहीं रही थी, जिस वजह से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने उस औरत को देखा जो अपनी बेटी के साथ थी। वो भी उसी तरह लेटी थी। उसकी बेटी का हाथ उसकी गोद में था, लेकिन उन दोनों की भी आंखें खुली हुई थी। तभी मैंने बोगी में एक नजर दौड़ाई तो हर एक इंसान उसी तरह लेटा था, आंखें खुली, चेहरा भावहीन और शरीर बिल्कुल स्थिर, जिस वजह से डर के मारे अब मैं अपनी बर्थ से नीचे कूद पड़ा। मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे, जिस वजह से मैंने धीमी आवाज में पुकारा, अरे कोई है क्या, मेरी मदद करो। पर मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मैंने उस मोटे से आदमी को हिलाने की कोशिश की, अरे भाई साहब उठिए, लेकिन उसका शरीर अब ठंडा पड़ चुका था, एकदम बर्फ की तरह ठंडा, जिस वजह से मैं पीछे हट गया। अभी मेरे मुंह से एक चीख निकलने वाली थी कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी,
शांत रहो बेटा। दोस्तों ये वही साधु था जो उस वक्त अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी थी। तभी मैंने कांपते पूछा, ये सब क्या हो रहा है? इस पर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये रात का सफर है और ये बोगी ये अब हमारी नहीं है। उस वक्त उसके शब्द मेरे कानों में तेजी से गूंज रहे थे। तभी मुझे एक और चीज दिखी, उस मोटे आदमी की उंगलियां वो हल्के हल्के से हिल रही थी और फिर उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमा, जिससे उसकी खुली आंखें मुझ पर टिक गईं और मैं चीख पड़ा और वो मेरी दर्द भरी चीख बोगी के सन्नाटे में चारों ओर गूंज गई। मेरे पैरों तले अब जमीन खिसक रही थी। वो आदमी जिसका शरीर अभी कुछ पल पहले बर्फ की तरह ठंडा था, अब वो धीरे धीरे अपनी बर्थ से उठ रहा था। उसका सिर एक अजीब से कोण पर झुका हुआ था, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे कोई अदृश्य डोर से खींच रहा हो। मैं एकदम से पीछे हटा, जिससे मेरी पीठ बोगी की दीवार से टकरा गई, पर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सिर्फ एक डर था जो मेरे पूरे वजूद को जकड़ रहा था। तभी उस साधु की आवाज एक बार फिर से गूंजी, बेटा भागने से कुछ नहीं होगा। अब ये सुनते ही मैंने उसकी ओर देखा तो वो साधु अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां रुद्राक्ष की माला पर चले जा रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो इस भयावह माहौल में और भी डरावना लग रहा था। तभी उस साधु ने धीरे से कहा, यह अब इंसान नहीं है, इनके शरीर में कुछ और है। अब ये सुनते ही मैंने कांपते पूछा, क्या मतलब है आपका? पर मेरी नजर अभी भी उस मोटे आदमी पर ही थी जो अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उसका मुंह अभी भी खुला हुआ था और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक खालीपन। तभी मुझे बोगी में और भी हलचल दिखी। वो औरत जो अपनी बेटी के साथ थी, अब उसका शरीर भी हिल रहा था। उसकी बेटी की छोटी सी उंगलियां हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो। मैंने साधु की तरफ देखा और बोला, ये क्या हो रहा है? ये लोग ये मरे नहीं हैं, लेकिन इनके शरीर ये ठंडे थे। मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तभी उस साधु ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, ये मरे नहीं है, लेकिन ये जिंदा भी नहीं है। इनके शरीर अब किसी और के कब्जे में है। इस बोगी में एक शक्ति है जो रात के सफर में जाग उठती है, और ये शक्ति ये भूखी है। तभी मैंने फिर से पूछा, कैसी शक्ति? लेकिन तभी उस मोटे से आदमी ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। उसका पैर जमीन पर पड़ा और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे हड्डियां चटक रही हों। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और अपने सामने ढाल की तरह रख लिया। तभी एक और आवाज गूंजी, रामचंद्र। ये आवाज मुझे जानी पहचानी सी लगी, और जब मैंने पलट कर देखा तो बोगी के दरवाजे के पास जहां नीली लाइट की मंद उजाला था, उसमें एक आकृति खड़ी हुई दिखी जो माया की तरह थी। मेरी माया। उसने वही नीली साड़ी पहनी थी जो मैंने उसे आखिरी बार पहने देखा था। उसका चेहरा वैसा ही था, वही गहरी आंखें, वही मुस्कान, लेकिन उसकी त्वचा वो अस्वाभाविक रूप से पीली थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे देखते मैंने धीरे से फुसफुसाया, माया तुम यहाँ पर? ये कहते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ गलत था, और उसी मुस्कान के साथ एक हल्की सी भारी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, रामचंद्र तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह तुम्हारी नहीं है। दोस्तों उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में सर्दी घुल गई हो। तभी मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उस साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोक लिया और फिर एकदम से बोला, रुक जाओ बेटा, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो सिर्फ एक छवि है, वो शक्ति का जाल। उसके ऐसा करते मैंने उस साधु की तरफ गुस्से से देखा और बोला, छवि? ये मेरी माया है, मैं उसकी आवाज को पहचानता हूँ। तभी उस साधु ने अपनी माला को और तेजी से घुमाया और कहा, तुम्हें जो दिख रहा है वो सच नहीं है, ये शक्ति तुम्हारे मन को पड़ रही है, ये तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना रही है। तभी माया की आकृति धुंधलाने लगी और उसकी जगह एक काला साया उभरा। वो साया बोगी की छत तक फैल गया और उसमें से एक भयानक सीटी की आवाज आई, जिससे मेरे कानों में दर्द होने लगा और मैंने अपने सिर को पकड़ लिया। उस मोटे आदमी और बाकी यात्रियों के शरीर अब और भी तेजी से हिलने लगे। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे और जैसे वो सभी मेरे पास आने लगे कि तभी उस साधु ने जोर से चिल्लाया, रामचंद्र भागो यहाँ से। फिर उसने अपनी माला को हवा में लहराया, जिसमें से एक तेज रोशनी उससे बाहर निकली और वो रोशनी उन यात्रियों पर पड़ी और वो एक पल के लिए वहीं पर रुक गए। तभी उस साधु ने मुझे खींचा और बोगी के दरवाजे की तरफ दौड़ा और मुझसे कहने लगा कि इस बोगी से हमें निकलना होगा,
वरना हम भी इनके जैसे हो जाएंगे। मैं उस साधु की इस बात से हड़बड़ा गया और उस साधु के साथ उस बोगी से बाहर की ओर दौड़ा। लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि मेरा पांव एकदम से उस बोगी के सीढ़ी से फिसल गया, जिससे मेरे माथे में जोर से पटरी ऊपर बिछी बजरी घुस गई और एक गहरे जख्म के साथ तेज खून बहने लगा। खून इतना ज्यादा बह गया था कि मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं। पर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं के एक छोटे से गांव में एक चारपाई पर लेटा हुआ था और मुझे एक वैद्य मेरे माथे पर पट्टी कर रहा था। फिर कुछ दिन तक मैं उसी गांव में रहा और जब मैंने अपनी घटना उन सभी गांव वालों के साथ शेयर की तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, जिससे मेरे साथ हुआ ये हादसा बस एक राज बनकर ही रह गया। दोस्तों, पर कुछ दिनों के बाद मैं सही सलामत अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।